जो सेकंड सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन था वो था परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस मेड सम इम्प्रूवमेंट टू रिमूव कंफ्यूजन इन द इजारदारी सिस्टम। इजारदारी सिस्टम में कुछ कंफ्यूजन्स थे, उस कंफ्यूजन्स को खत्म करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ इम्प्रूवमेंट किए। सिंस ही हिमसेल्फ वाज ए लैंडलॉर्ड इन इंग्लैंड, वो खुद भी इंग्लैंड में एक लैंडलॉर्ड था, मतलब बड़ी अच्छी जमीन का मालिक था वो, उसके पास जमीन अच्छी हुआ करती थी। हिज आइडिया, उसका विचार, वाज दैट ऑफ फिक्सिंग द लैंड रिवेन्यू एट ए परमानेंट अमाउंट। उसका आइडिया क्या था कि उसका आइडिया था लैंड रिवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया जाए, तो उसका अमाउंट फिक्स कर दिया जाए, भाई इतने पैसे आपको देने। ही इंट्रोड्यूस्ड permanent settlement in Bengal, Bihar and few other areas in 1793। 1793 में उसने परमानेंट सेटलमेंट जो लागू किया बंगाल में, बिहार में और कुछ दूसरे उस साइड के जो एरिया थे उनमें लागू किया। फॉलोइंग वर द रिजल्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के कौन कौन से रिजल्ट थे, क्या क्या रिजल्ट लेके आया परमानेंट सेटलमेंट? सबसे पहले देखिएगा, दिस सिस्टम गेव proprietary right to जमींदार who became permanent owners of the land। इस सिस्टम की सबसे बड़ी जो प्रभाव पड़ा वो था जमींदारों को प्रोप्राइटरी का मतलब होता है मालिकाना हक। मालिकाना हक मिल गया उनको, जो उस जमीन के परमानेंट मालिक बन गए। आपकी दुकानों वगैरह की साइन बोर्ड पे देखते हो, उस पे लिखा होता है PRO, प्रो। तो वो प्रो का मतलब होता है बाई, PRO.बाई। प्रो का मतलब होता है प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, ओनर। इसने जमींदारों को ओनरशिप दे दी, जो उस जमीन के क्या हो गए, परमानेंट ओनर हो गए। दूसरा, दे हैड द राइट टू एविक्ट द कल्टीवेटर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज और नॉन पेइंग ड्यूज इन टाइम। अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं रहा किसी भी कल्टीवेटर से, पीजेंट से। उनका कनेक्शन हो गया किससे, जमींदारों से। जमींदारों ने क्या किया, वो जमीन फिक्स कर ली अपने नाम, उन्होंने आगे कल्टीवेटर्स को दी। अब कल्टीवेटर्स जो जमींदार थे उनके पास अधिकार था कि अगर कल्टीवेटर्स मींस पीजेंट, किसान, अगर अपने ड्यूज जो उनके टैक्स हैं, जो उनके रिवेन्यू हैं, वो अगर टाइम पे नहीं देते हैं तो वो उनको उस जमीन से बेदखल कर सकते हैं। मींस कल्टीवेटर की कोई भी जमीन नहीं रही, जमीन असल में किसकी हो गई, जमींदार की। जमींदारों के पास मौका मिल गया, फायदा होने लगा। द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट एवरी ईयर। गवर्नमेंट ने हर जमींदार का रिवेन्यू जो है फिक्स कर दिया सालाना, उसे एक फिक्स अमाउंट में ईयरली वो रिवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता था। इफ द जमींदार फेल टू पे द फिक्स्ड अमाउंट दे हैड टू लॉस देयर जमींदारी राइट्स। और अगर जमींदार भी वो फिक्स अमाउंट जो है वो पे नहीं कर पाते तो उन्हें भी अपनी जमींदारी का जो अधिकार था उससे वंचित होना पड़ सकता था। मीन्स उनकी जमींदारी खत्म हो सकती थी, उस जमीन से उनका जो मालिकाना हक है वो खत्म हो सकता था। दस इस प्रकार से द कंपनी वाज अश्योर्ड ऑफ ए फिक्स रिटर्न फ्रॉम लैंड। इस प्रकार से कंपनी जो है उसको एक फिक्स अमाउंट के अंदर पैसा आने लगा। अब वो अपनी योजनाएं भी बना सकते थे आगे की, क्योंकि उनको पता था कि लैंड रिवेन्यू से हमें इतना पैसा आना है। एंड इट वाज आल्सो रिलीव्ड ऑफ ट्रबल ऑफ मेकिंग फ्रेश असेसमेंट एवरी ईयर। हर साल ताजा जो खर्चे बनाने होते हैं, उनको खर्चे करने होते हैं, ताजा जो उनको बजट बनाना होता है, उसमें उनको बहुत फायदा मिलने लगा। क्योंकि जब आपका अमाउंट फिक्स होता है, जब आपको पता है कि आपको इतनी सैलरी मिलनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना खर्चे डिवाइड कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं।
और जब फिक्स ही नहीं होता कि आपको कितना आपकी कमाई है तो उसमें आप खर्चे फिक्स नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ, हर साल उन्होंने जो बजट बनाना था वो बनाने में क्या हो गया, इजी हो गया, क्योंकि उनका अमाउंट जो है फिक्स हो गया लैंड रेवेन्यू से। However, this system also had certain defects which were as follows. ये चार तो थे इसके रिजल्ट। पहला रिजल्ट, जमींदार जो थे उनको प्रॉपराइटरी राइट्स मिल गए, वो परमानेंट ओनर बन गए। दूसरा, जमींदारों के पास ये अधिकार आ गया कि अगर कल्टीवेटर्स ड्यूज को पेमेंट नहीं करते जमींदार को टाइमली, तो उनको वहां से एविक्शन किया जा सकता था उसका। तीसरा, जमींदार जो थे उनको क्या था, लैंड रिवेन्यू टाइम पे देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनको भी जमींदारी राइट्स खत्म हो सकते थे। और फोर्थ, द कंपनी वाज अश्योर्ड टू ए फिक्स रिटर्न। कंपनी को अब फिक्स अमाउंट के अंदर रिटर्न मिलने लगा, उनको ये कंफर्म हो गया कि आपको इतना पैसा मिलेगा। इसका फायदा ये हुआ कि इन फ्यूचर नेक्स्ट असेसमेंट जो ईयर है उसमें वो अपना जो खर्चा है उसको मैनेज कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द इनकम, क्योंकि अब उनकी इनकम जो थी वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। डिफेक्ट्स क्या क्या थे उनके, डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो इसके 3 डिफेक्ट थे, मेन डिफेक्ट। देखो मेन चीज क्या था, जो इंग्लिश थे पहली चीज तो वो ही चाहते थे कि भारत में एक ऐसा वर्ग बने जो उनका गुलाम हो। गुलाम मीन्स मन से गुलाम हो, हालांकि गुलाम तो सारे ही थे लेकिन मन से गुलाम थे। इस कारण से जमींदार नाम का जो एक वर्ग जो था, ये पूंजीपति लैंडलॉर्ड नाम का एक वर्ग था, एक क्लास जो थी वो एक ऐसी डेवलप हो गई जो अंग्रेजों के प्रति क्या हो गए थे, वफादार हो गए थे। पढ़ते हैं आगे। द जमींदार्स डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अब जमींदार जो थे उन्होंने क्या किया, लैंड की ओनरशिप लेकर के, जमींदारी लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्दर उस जमीन को कल्टीवेटर्स को प्रोवाइड कर दी वो जमीन। अब उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उस जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने में। क्यों वो नहीं चाहते, वो मैक्सिमम, क्योंकि उन्हें भी आगे पैसा देना पड़ता था, तो वो चाहते थे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, इसलिए वो जमीन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट मीन्स फर्टिलिटी के लिए, सीड्स वगैरह के लिए वो कोई भी खर्चा नहीं कर रहे थे, सब खर्चा किसे करना पड़ रहा था, कल्टीवेटर्स को करना पड़ रहा था। जमींदार डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। जमींदारों ने लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न विदाउट मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन लैंड। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बिना कुछ लगाए, इन्वेस्ट किए, वो प्रॉफिट कमा सके ज्यादा से ज्यादा। दस इस प्रकार से वाइल प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड डिक्लाइन, अब जमीन में जब फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होता चला जाएगा। रेवेन्यू डिमांड ऑफ जमींदार इंक्रीज मोर एंड मोर। रेवेन्यू की जो डिमांड थी जमींदारों की बढ़ती चली गई। सीधा असर किस पे आया, कल्टीवेटर्स पे। कल्टीवेटर्स नहीं कर सकते थे कुछ भी, वो बेचारे डेप्थ ट्रैप के अंदर फंसते चले गए। पीजेंट सफर्ड द मोस्ट अंडर दिस सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो हुई किसको, पीजेंट्स को, किसानों को। They sometimes had to borrow money from the money lenders in order to pay the revenue to जमींदार। अभी मैंने आपको आपसे जिक्र किया ना, क्या किसका, लैंड रिवेन्यू का, इसका डेप्थ ट्रैप का। तो जमींदार जो थे उनको तो लगान टाइम पे चाहिए था, फर्टिलिटी के लिए कुछ करते नहीं थे, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे उसमें। अब बेचारे किसान क्या क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, पीजेंट जो थे वो बेचारे टाइमली उनको पे करना पड़ता था, चाहे वो जमीन में खेती हो चाहे ना हो, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, तो मनी लेंडर से पैसा उधार लेने लगे। Although यद्यपि देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ द इनकम ऑफ जमींदार, द कंपनी डिड नॉट गेन एनीथिंग।
सिंस द रेवेन्यू रेट वाज फिक्स्ड परमानेंटली। अब जमींदारों ने क्या किया, धीरे धीरे करके रेवेन्यू बढ़ा दिया। अब अंग्रेजों जो ब्रिटिश की जो कमाई थी, कंपनी की जो कमाई थी वो तो फिक्स थी, उनकी कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनको तो फिक्स हो गया, अभी साल का आपको इतना देना है। अब चाहे वो ज्यादा ले तो कम ले। इससे क्या हुआ, जमींदारों की कमाई तो बढ़ती रही और कंपनी की कमाई क्या हो गई, फिक्स हो गई। सिंस रिवेन्यू रेट वाज फिक्स्ड परमानेंटली, रिवेन्यू रेट जो था वो फिक्स था, इस कारण से जमींदार तो क्या रहे, कमाते रहे और कंपनी की कमाई क्या हो गई, फिक्स हो गई। और हालात किसकी खराब हुई, पीजेंट्स की, क्योंकि उसे वो बढ़ा हुआ रिवेन्यू जो था वो पे करने के लिए मनी लेंडर से मोटे ब्याज के ऊपर मनी लैंड करना पड़ता था, उधार लेना पड़ता था। अगला था, दिस सिस्टम क्रिएटेड ए बिग क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड। इस सिस्टम ने एक बहुत बड़ी लैंडलॉर्ड की जो क्लास है, मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि जो पूंजीपति जो लोग थे, जो जमींदार लोग थे, उनकी एक क्लास मींस एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, हु बिकेम द मोस्ट लॉयल सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो भारत में ब्रिटिश रूल के बहुत ही ज्यादा सपोर्टर बन गए, मींस बहुत ही विश्वसनीय गुलाम बन गए थे वो जमींदार जो थे, क्योंकि जमींदारों के पास जमींदारी किसके कारण से आई, अंग्रेजों के कारण से आई। तो कमाई होने लगी उनकी और वो जमींदार जो थे वो अंग्रेजों के बहुत बड़े सपोर्टर बन गए, उनके गुलाम बन गए। वो जिस प्रकार से कहते थे उसी प्रकार से वो क्या करते थे, काम करते थे। तो ये आपका परमानेंट सेटलमेंट था। अब अगर हम डिस्कस करें कि डिफरेंस बिटवीन परमानेंट सेटलमेंट एंड इजारदारी सिस्टम, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। इजारदारी सिस्टम में भी वही जमींदार जो थे, इन्होंने हायर बिड्स लगा करके जमीनें खरीदी। वो हालांकि खुद कल्टीवेशन नहीं करते थे, वो लोअर जो नीचे स्मॉल फार्मर्स को जमीन देते थे। परमानेंट सेटल में भी ऐसा ही हुआ, जमींदारों ने क्या किया, ओनरशिप जो थी वो ले ली और किसको दे दी, नीचे रिवेन्यू के ऊपर उसको, जो दूसरे जो किसान थे उनको दे दी, स्मॉल फार्मर्स को। सेम था, लेकिन मेन चीज क्या हो गया इसके अंदर, डिक्लेयर हो गया, फिक्स हो गया। इजारदारी के अंदर ऑक्शन सिस्टम था, हर साल बिडिंग की जाती थी, ऑक्शन की जाती थी हर जमीन की, कि इस जमीन का ऑक्शन करे, और जो सबसे ज्यादा बिडिंग लगाता था वो जमीन उस साल के लिए उसकी हो जाया करती थी। बिडिंग सिस्टम था। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में ऐसा नहीं हुआ। जब एक बार किसी भी जमींदार को जमीन अलॉट कर दी फिक्स अमाउंट में, साल का अमाउंट फिक्स कर दिया गया, और जब तक वो रिवेन्यू उसका जो फिक्स अमाउंट है वो भरता रहा रहता है, तब तक वो जमीन उसके पास थी, चाहे वो जिंदगी भर के लिए क्यों ना हो। तो परमानेंट ओनरशिप हो गई। हालांकि इजारदारी सिस्टम में परमानेंट ओनरशिप नहीं थी, हर साल ऑक्शन होता था, चाहे वो पुराने वाला जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, वो टाइम से पूरा पैसा भर रहा था, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग हर साल नई ऑक्शन होती थी, नई बोली लगती थी, और नया जो कोई भी हायर बिड्स देता था उसको क्या करते थे, जमीन दी जाती थी। कई बार फायदा भी होता था, कई बार क्या होता था, नुकसान भी हो जाता था कंपनी को। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ कि वो जमीन क्या हो गई, परमानेंट हो गई, उसकी जो अमाउंट है वो फिक्स हो गया, सालाना अमाउंट, ईयरली अमाउंट, और जब तक जमींदार उस अमाउंट को पे कर रहा है तब तक वो उसकी है। अब आगे वो कल्टीवेटर से क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, वो उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ पीजेंट्स को, किसानों को, कल्टीवेटर्स को, उन बेचारों का शोषण होने लगा। ठीक है, तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। इसके अलावा अब दो और आते हैं रिवेन्यू सिस्टम जो जिन्होंने चेंज किए थे। एक रैयतवारी सिस्टम आता है, एक महलवारी सिस्टम आता है। इन दोनों के बारे में हम लोग टुमारो डिस्कस करेंगे।